हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। तो वादे के अनुसार हम उपस्थित हो चुके हैं। सुबह के 10 बजे महा मैराथन ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर चल चुका है। आज हम लोग हल्के क्वेश्चनों के साथ शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे करके क्वेश्चनों का लेवल टॉप करते चले जाएंगे। आज के सेशन में कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चनों के साथ हम महा मैराथन आप सभी का लेकर के चल रहे हैं। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार की अगर ई बुक चाहिए तो आप हमें इस दिए गए व्हाट्सअप कर लीजिएगा। सभी प्रकार की बुक का लगभग हमारे पास ई बुक उपलब्ध है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। दोस्तों, सामान्य ज्ञान का ये रिवीजन क्लास और फाइनल रिवीजन क्लास आपके इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर जो है उपस्थित करा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उत्तर की ओर कौन कौन से देश है? तो चीन, नेपाल और तथा भूटान। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो बांग्लादेश उपस्थित है। आप सभी का महा मैराथन क्लास ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर सामान्य ज्ञान में 1000 प्रश्नों के साथ वन लाइनर के साथ हार्दिक अभिनंदन है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। आगे बढ़ते चलते अगले नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि भारत के दक्षिण पूर्वी में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला बिंदु आपके सामने है कि मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? श्रीलंका से। भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। आगे बिंदु आपके सामने कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर। फाइनल रिवीजन आप देख रहे हैं। अभी बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए सामान्य ज्ञान का सभी के लिए सामान्य ज्ञान इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पीआरटी हो या फिर आप सीनियर का एग्जाम दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, किसी के लिए भी कोई भी आदमी सामान्य ज्ञान से बचने वाला नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में लक्षद्वीप उपस्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत है? तो 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? 17% आबादी जो है विश्व का भारत में निवास करती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की स्थूल सीमा जो है कौन कौन देश से लगती है? तो भारत की स्थूल सीमा जो है 6 देशों से लगी होती है। इसमें से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान के साथ भारत की जो स्थलीय सीमा है वह लगती है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है भारत की जल सीमा किन देशों के साथ लगती है? तो भारत की जल सीमा जो है 5 देशों के साथ लगती है। मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान इसका आंसर हो जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिन 8 राज्यों के नाम आपके सामने उपस्थित किया जा रहा है। पहला है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कहता है दोस्तों 20वां नंबर कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। अब इलाहाबाद को हम लोग प्रयागराज के नाम जानते हैं। सौर मंडल क्या है? सौर मंडल एक ऐसा परिवार है जिसमें सूर्य के साथ 8 ग्रह और उनके उपग्रह और कुछ क्षुद्र ग्रह तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु उपस्थित हैं। ग्रह क्या है? तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह के नाम से जानते हैं। आप देख रहे हो ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर महा मैराथन क्लास। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सुपर फास्ट इस क्लास को जुड़ने की कोशिश कीजिए। फाइनल रिवीजन आपको सामान्य ज्ञान का ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल 1000 प्रश्नों के साथ उपलब्ध करा रहा है। उपग्रह क्या है दोस्तों? ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को उपग्रह के नाम से जानते हैं। प्रश्न सूर्य क्या है? तो सूर्य एक गैसीय गोला है, इसे तारा भी कहा जाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? सूर्य का केंद्रीय भाग दोस्तों कोर के नाम से जाना जाता है। अगला बिंदु आपके सामने है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? नाभिकीय संलयन, जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सूर्य का केंद्रीय भाग को कोर का तापमान कितना होता है? तो मिलियन केल्विन में इसको मापा जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहले किसने बताया था कि सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर के एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं? उसका नाम था हैंस बेथ। आगे बढ़ते चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। सूर्य की उम्र कितनी है? 5 बिलियन वर्ष जो होती है वह सूर्य की उम्र होती है। अगला प्रश्न है कि सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है? 110 गुना जो है इसका व्यास अधिकतम पाया जाता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? सही आंसर है 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। सूर्य की सतह पर कुछ काली रेखाएं दिखाई देती है, इन्हें क्या कहते हैं? इसको हम लोग ये जो है फ्रान हॉपर के नाम से जानते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण। प्रश्न है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग को क्या कहते हैं? उसको सूर्य किरीट कहते हैं। सूर्य किरीट से कौन सी विकिरण उत्सर्जित होती है? तो सूर्य
किरण से एक्सरे किरण जो है उत्सर्जित होती है। आगे बढ़ते चलते सौरमंडल का सबसे बड़ा कौन है? ग्रह जो है बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। आगे प्रश्न बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किन 5 ग्रहों को खुली आंखों से देखा जा सकता है? बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल को खुली आंखों से हम देख सकते हैं। आगे 41 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में अगर देखें उप हिमालयी क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो इसका नाम भावर होता है। आगे बढ़ते चलते हैं। क्यों कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कोरी निवेशिका जो है कच्छ रण में उपस्थित है। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो भारत के जो राज्य है त्रिपुरा, वो बांग्लादेश से 3 क्षेत्रों से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम त्रिपुरा है। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? जैसलमेर को भारत के मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। अरावली और विंध्य हिम श्रृंखलाओं के बीच में से कौन सा पठार गुजरता है? मालवा पठार जो होती है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच से होकर के गुजरती है। आगे है मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर किसका नाम है? तो रांची के पठार को छोटा नागपुर के नाम से जानते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी इसका राइट आंसर है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा से किया गया? ग्रीक भाषा से इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा इस कंटेंट से बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 में क्वेश्चंस न आए, ऐसा हो नहीं सकता है। आप हमारे साथ बने रहिए, 2-2.5 घंटे आप हमको दीजिए, उम्मीद करेंगे इस 2-2.5 घंटे में आप सभी के बहुत ज़्यादा परिवर्तन में लाने की कोशिश करूंगा आपके लाइफ में। और आगे बढ़ते चलते हैं। थोड़ा सा बैटरी का दिक्कत है, कोई बात नहीं। आदम का पुल निम्न किन 2 देशों के मध्य उपस्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में दोस्तों आदम का पुल उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय क्षेत्र में कौन सी 2 ज्वालामुखी द्वीप है? तो बैरन तथा नारकोंडम जो है भारतीय क्षेत्र में उपस्थित रहने वाली 2 ज्वालामुखी द्वीप है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद को कहा जाता है। आप बने रहिए वीडियो पर। यदि आप नए आए हैं चैनल, अभी फिलहाल यहाँ पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थार भूमि कहाँ स्थित है? थार भूमि राजस्थान उपस्थित है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बिंदु आपके सामने है कि स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वतंत्रता से पहले जो है भारतीय क्षेत्र में काला पानी के नाम से जाना गया है। आगे बिंदु है झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो झांसी नगर उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, जो कि आपकी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। 59 नंबर क्वेश्चन भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सही आंसर सिक्किम है। और सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो याद रखेंगे सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत के किस राज्य में उपस्थित है। दोस्तों बीच बीच में हम क्वेश्चन आपसे पूछते चलेंगे। अब चलिए फटाफट आंसर कमेंट करके बता दीजिए कि भारत के पास से कुल क्षेत्रफल का, पृथ्वी के कुल कितने क्षेत्रफल का या संसार का कुल कितने क्षेत्रफल का भारत के पास जो है उपस्थित है? तो भारत के पास कुल कितने क्षेत्रफल जो पूरी संसार का स्थलीय क्षेत्र है उसका उपस्थित है? एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। लगातार एकदम ध्यान से देखते चलिए क्योंकि हम बीच बीच में आप लोगों से क्वेश्चन पूछते रहेंगे। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में उपस्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? सही आंसर है आदम का पुल जो है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम से अलग करता है। अगला बिंदु है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में उपस्थित है? मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियां उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है सैडल पीक है। 65 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? सही आंसर है दक्कन का पठार जो है 6 राज्यों में स्थित है। वो जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इन 6 राज्यों में 1, 2, 3, 4, 5 एक ठो जो है कहीं ना कहीं ढक रहा है। एक ठो याद रखेंगे कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र 1, 2, मध्य प्रदेश 3, 4 और 1, 5। एक कौन सा है दोस्तों? कोई मिस टाइपिंग में छूट गया है। आगे बढ़ते चलते 66 नंबर क्वेश्चन है कि धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? तो धारवाड़ का स्थान जो है पठार जो है वो कर्नाटक में उपस्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में उपस्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में उपस्थित है। 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अनाईमुडी नामक चोटी कहाँ की ऊंचाई कितनी है? तो अनाईमुडी नामक चोटी की ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में उपस्थित है? तो अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में उपस्थित है। आगे बिंदु आपके सामने 70 नंबर क्वेश्चन कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? सही आंसर है संकोश नदी जो है असम और जो है
अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा का निर्माण करती है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था, तो याद है टिथिस नामक समुद्र के नाम से जाना जाता था। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का कब निर्धारित किया गया, 15 अगस्त 1947 को यह रेड क्लिफ निर्धारित किया गया, लेकिन इसको बाद में जो है खींचा गया था। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों से होकर किन दो राज्यों के तट पर है, तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ जो है उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के तट पर उपस्थित है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पतन कौन सा है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पतन यानी बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर है। आगे बढ़ते चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है कि कोलाबा पॉइंट कहाँ है, तो कोलाबा पॉइंट जो है मुंबई में है। डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई थी, तो याद रखेंगे डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में कब निर्धारित किया गया था, 1896 ईस्वी में इसका सही आंसर है। अगला बिंदु है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील जो कि उड़ीसा में उपस्थित है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील को हम लोग मीठे पानी की सबसे बड़ी झील के नाम से जानते हैं। आगे बिंदु है वुलर झील भारत के किस राज्य में उपस्थित है, जम्मू कश्मीर में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सांबर झील। सांबर झील किस राज्य में, आप लोग फटाफट आंसर कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि सांबर झील भारत के किस राज्य में है। आगे बिंदु है कि भारत की मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है, तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में 5 घंटा और 10 मिनट का 50 मिनट का अंतर है दोस्तों। आगे बढ़ते चलते हैं। 5.50 मिनट नहीं 5.5 घंटे इसको कह लीजिएगा, 50 यहाँ पर गलती से हो गया है, 5.5 घंटे का अंतर उपस्थित हो जाता है, यानी कि 5.5 लिखना चाहिए था। भारत की कुल मतलब तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत की कुल तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर मानी जाती है। आगे बिंदु है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियाँ विस्तारित की गई है, तो संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियां हैं, या 28.8% इसका सही आंसर है। संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत पर मैदानी भाग है, 44% जो एरिया है भारत की उस पर मैदानी भाग उपस्थित है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की कुल संख्या 9 है। आगे बढ़ते चलते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, सही आंसर है गुजरात। याद रखें किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 है किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है, तो किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है, गोवा इसका राइट आंसर है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है, तो भारत की स्थल सीमा जो है किस देश के साथ सबसे अधिक है, बांग्लादेश के साथ जो है भारत की स्थल सीमा सबसे अधिक पाई जाती है। 89 नंबर क्वेश्चन है अगला दोस्तों, भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है, भारत के पूर्वी तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये मत समझिए कि सभी हल्के क्वेश्चन है, बढ़ने दीजिए, 1000 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, अभी 100 क्वेश्चन भी नहीं हुआ। चैनल पर नए आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है, कोंकण तट जो है गोवा से दमन तक उपस्थित है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, तो रामेश्वरम द्वीप जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं। लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे 36 द्वीप जो है लक्षद्वीप समूह में उपस्थित है। वहीं पर अगर बात करें लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है, तो 10 द्वीप है, 36 में से 10 पर जो है मानव निवास करता है। भारत के किस स्थापन को सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है, तो भारत के किस स्थापन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाएगा, सियाचिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है यह क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे भारत का वह हिस्सा जो चीन के कब्जे में है उसको अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, भारत में शीत मरुस्थल कहाँ पर है, तो भारत में शीत मरुस्थल जो है दोस्तों लद्दाख में उपस्थित है। आगे बिंदु आपके सामने है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्याएं 7 है। आगे बिंदु है कि भारत किस गोलार्ध में उपस्थित है, तो भारत कुल जो जिस गोलार्ध में उपस्थित है उसका नाम जो है उत्तरी गोलार्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत किस गोलार्ध में उपस्थित है, सही आंसर है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में उपस्थित है। 99 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि केंद्र शासित प्रदेश दादर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में उपस्थित है, तो फिर से देख लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश दादर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में उपस्थित है, गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच में जो है दादर और हवेली बसा हुआ है। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से भी जाना जाता था, तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा था। आगे बढ़ते चलते हैं अगले 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला 100 क्वेश्चंस। बने रहिएगा, बिल्कुल हटने की जरूरत नहीं है। फाइनल रिवीजन बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए ओपन स्टडी दे रहा है। याद रखेंगे पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, सिंधु नदी। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर के गिर जाती है, नर्मदा। याद रखिएगा, आप लोग को अगर पता है तो बता दीजिएगा। नर्मदा के साथ एक और भी नदी है जो है पश्चिम की दिशा में बह करके वो अरब सागर में जाकर के गिरती है, अगर मालूम है तो जरूर हमें कमेंट कर दीजिए। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है, तो याद रखेंगे सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की नदियाँ जो दो ऐसी नदियां हैं जिनकी लंबाई लगभग समान है। एक की लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है, दूसरी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में बसा हुआ है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो है कावेरी जल विवाद
उपस्थित है। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जानते हैं? तो निम्नलिखित में से दिए गए ऑप्शन के में से गोदावरी नदी जो है इसको बृहद गंगा के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी जो है अपनी मार्ग बदलने के लिए बहुत ही ज़्यादा विख्यात है। याद देखेंगे कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो ब्रह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। वैन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो वैन गंगा और पैन गंगा जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी के नाम से जानी जाती है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो याद रखें गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है जिसका नाम आप सभी जानते होंगे, गांधी सेतु ब्रिज। कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप मजूली बनाती है? एक बार फिर से देख लेते हैं। कौन सी नदी द्वीप समूह सबसे बड़ा नदी द्वीप मजूली का निर्माण करती है? ब्रह्मपुत्र इसका निर्माण करती है। फाइनल रिवीजन ऐसे ही होता है दोस्तों, समय कम है इसलिए वन लाइनर क्वेश्चंस और आपका समय का ख्याल करते हुए हम हाई वोल्टेज में और फटाफट हम आगे बढ़ते चल रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा का अधिकांश भाग जो है मध्य प्रदेश में बहता है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी होकर के गुजरती है? ताप्ती नदी जो है वो रिफ्ट घाटी से होकर के गुजरती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता है? सिंधु नदी पर। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है? याद रखेंगे सिंधु समझौते के तहत भारत जो है 20% जल का अपना उपयोग कर सकता है। कौन सी नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर के बहती है? सिंधु नदी। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की जो है यह सहायक नदी है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी जो है निकलती है। सिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो सिप्रा नदी जो है वह चंबल की सहायक नदी है। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत की कौन सी नदी का मुहाना भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में है? गोदावरी नदी। याद रखेंगे भारत की कौन सी नदी मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? गोदावरी नदी का। विश्व की सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ है? तो विश्व की सबसे ऊंची जो ज्वार है वो फंडी की खाड़ी में उपस्थित है। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वायुमंडल किसे कहते हैं? तो धरती के चारों ओर मौजूद गैसीय आवरण को वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत आर्गन है? 0.9% जो है वो आर्गन की मात्रा है हमारे वायुमंडल में। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03% जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक फैली हुई है? 64 किलोमीटर तक वायुमंडल में हमारे ऑक्सीजन गैस का फैलाव उपस्थित है। कौन सी गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला पाएंगे? ऑक्सीजन इसका सही आंसर है। वायुमंडल में नियॉन गैस की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में नियॉन गैस की मात्रा 0.0081% उपस्थित है। अगला प्रश्न है कि हीलियम गैस की मात्रा कितनी है? तो हीलियम गैस की मात्रा 0.0005% उपस्थित है। ओजोन की मात्रा हमारे वायुमंडल में कितनी है? 0.000001 इसका आंसर हो जाएगा। 0.0001 इसको ओजोन की गैस की मात्रा हमारे वायुमंडल में है। वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ओजोन इसका ही राइट आंसर हो जाएगा, जो सबसे कम मात्रा में है। सूर्य की पराबैंगनी किरण को अवशोषित करने वाली गैस को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? ओजोन की इन गैसों की वजह से ओजोन गैस की परत की क्षति पहुंच जाती है नाइट्रोजन ऑक्साइड और फ्लोरोकार्बन की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC के नाम से जानते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या है? तो विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वह 16 किलोमीटर उपस्थित है। ध्रुवों पर क्षोभ मंडल कितनी ऊंचाई पर है? तो ध्रुवों पर क्षोभ मंडल जो है 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि क्षोभ मंडल में कितने मीटर ऊंचाई के बाद 10 डिग्री सेल्सियस की कमी होने लगती है? तो लगभग 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 10 डिग्री सेल्सियस मान जो है वह कम होने लगता है। ये क्षोभ मंडल की अपनी एक क्वालिटी है। ऋतु तथा मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो और उसको जो है संवहन मंडल के नाम से, क्षोभ मंडल का दूसरा नाम संवहन मंडल ही है। आगे बढ़ते चलते हैं। वायुमंडल की किस परत में हवाएं चल सकती है? तो वायुमंडल के जो परत में हवा चल सकती है उसका नाम क्षोभ मंडल है। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महालेश्वर मंदिर उपस्थित है? नर्मदा नदी पर जो है प्रसिद्ध महालेश्वर नदी बनाया गया है। दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चन जो है आपको रिपीट है 4, 5, 6 दिनों तक याद रहेगा। जाने से पहले इस मैराथन को एक बार फिर से देख लीजिएगा और बस याद रखिएगा ये चीज़ें अगर आपके दिमाग के सामने, आपकी आंखों के सामने से अगर गुजर रही होंगी तो अचानक से एकदम बिल्कुल जैसे ही एग्जाम्स में आपको मिलेगा ऑप्शंस उस पर नजरें आपकी टिक जाएंगी। इसलिए जरूरत है ये मैराथन क्लास। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों का द्वारा निर्मित होती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। आप सभी जानते हैं इसका नाम सुंदरबन डेल्टा है।
जो बंगाल की खाड़ी में बनती है। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के गंगा का निर्माण करती है? देवप्रयाग। याद रखेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? चंबल एवं साबरमती से। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो लूनी नदी जो है दोस्तों वो कच्छ की रण में गिरती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील से जो है सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती है। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र इसका सही आंसर है। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर है। अगला बिंदु है किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसको दूसरी गंगा भी कहा जाता है? कावेरी नदी इसका सही आंसर है। आगरा किस नदी किनारे बसा हुआ है? यमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कटक किस नदी किनारे बसा हुआ है? महानदी किनारे कटक जो बसा हुआ है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्नलिखित में से कौन सा है? टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध के नाम से जाना जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध निम्नलिखित में से कौन सा है? हीराकुंड जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर उपस्थित है भाखड़ा बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी जो है यानी कि उड़ीसा में उपस्थित है। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर है? भागीरथी और भिलांगना नदी पर। टिहरी बांध किन नदियों के पर है? तो भागीरथी तथा भिलांगना नदी के जो है वो मिलन पर उपस्थित है। जवाहर सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध उपस्थित है। अगला बिंदु है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना के नाम से जानी जाती है। जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर उपस्थित है जवाहर सागर परियोजना। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। अगला नंबर बिंदु है कि पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो पेरियार जल विद्युत परियोजना जो है वह केरल राज्य में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है 60वां नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई सागर परियोजना किस नदी पर उपस्थित है? ध्यान से देखते चलिएगा। लक्ष्मीबाई सागर परियोजना किस नदी पर उपस्थित है? बेतवा नदी पर उपस्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। पश्चिम बंगाल के राज्य की राजधानी जो है वो कलकत्ता है। सामान्य ज्ञान है, इसीलिए आप ये मत सोचिएगा कि सर ऐसे आ जाएगा, नहीं नहीं, हर चीज़ के लिए तैयार रहिए। स्मॉल क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चन, सॉफ्ट क्वेश्चन सभी के लिए। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी हैदराबाद, असम की राजधानी जो है दिसपुर है। अभी राज्य राजधानियाँ धीरे धीरे आ रही हैं। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर उपस्थित है। आगे बढ़िएगा। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर, जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी श्रीनगर उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते तमिलनाडु की राजधानी जो है चेन्नई है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी निम्नलिखित में से कहां है? कोहिमा। पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ उपस्थित है। क्वेश्चंस आपके दिमाग के पास से जरूर, आंख के पास से निकली होनी चाहिए। हरियाणा राज्य की राजधानी कहां है? चंडीगढ़। मणिपुर राज्य की राजधानी कहां है? इम्फाल इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी कहां है? भोपाल। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी जो है मुंबई है। आगे बढ़ते चलते हैं, मेघालय राज्य की राजधानी कहां है? शिलोंग। राजस्थान राज्य की राजधानी जो है जयपुर में उपस्थित है। आगे बिंदु है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। सिक्किम की राज्य की राजधानी गंगटोक में उपस्थित है। 83 नंबर क्वेश्चन, मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल में है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर, इसका सही आंसर हो जाएगा। गोवा की राजधानी जो है पणजी है। उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून है। आगे बढ़ते चलिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं, झारखंड के राज्य की राजधानी रांची उपस्थित है और दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नई दिल्ली उपस्थित है। अगला 90 नंबर क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कवारती है, यहाँ यही होगा। दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी जो है दमन उपस्थित है। 92 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रदेश की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी पुडुचेरी ही है। आगे है 95 नंबर क्वेश्चन कि दादर और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है? सिलवासा। मानसून की उत्पत्ति कहाँ होती है? कर्क एवं मकर रेखा के निकट में जो होती है वो मानसून की उत्पत्ति होती है। 97 नंबर क्वेश्चन है कि मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है? हवाओं का रुख जो है बदलना, यह जो है मानसून शब्द का तात्पर्य होता है। मानसून का प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ नजर आती है? दक्षिण पूर्व एशिया में मानसून की सबसे ज्यादा जो है प्रभाव नजर आती है। ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी पवनें किस ओर चलती है? तो ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी पवनें जो है समुद्र से स्थल की ओर चलती है। 100वां नंबर क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में मानसूनी पवनें किस ओर चलती है? सही आंसर है स्थल से समुद्र की ओर जो है शीत ऋतु चलती है। एक बार फिर से, शीत ऋतु मानसून में पवनें किस ओर से चलती है? स्थल से समुद्र की
की ओर चलती है। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अभी तक कुल मिलाकर के 200 प्रश्न हो चुके होंगे और आप उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठे हुए होंगे। भारत की अगला 100 क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत उपस्थित है? हिमालय इसका सही आंसर हो जाएगा। हिमालय का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। आगे बढ़ते चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू गार्डविन ऑस्टिन जिसको बोलते हैं। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी हिमालय की चोटी असम राज्य में उपस्थित है? सही आंसर है नवाम्बरवे। अगर हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई थी? टिटिस सागर से इसका सही आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि भारत की कौन सी पर्वत चोटी सागर की दूसरी सबसे छोटी ऊंचाई वाली है? वह केटू गार्डविन है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? कृष्णागिरी इसका दूसरा नाम हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ हुआ? तो याद रखेंगे सेनेजोइक में जो है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में उपस्थित है? सिक्किम में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम अरावली है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है दोस्तों कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर के नाम से जाना है। सबसे बड़ा हिमनद यानी ग्लेशियर कौन सी है? तो सियाचिन को सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। 15 नंबर है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर इसका सही आंसर है। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो है वह दोस्तों वह आपके पास है ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच में उपस्थित है। अगला है खैबर दर्रा कहाँ उपस्थित है? खैबर दर्रा निम्नलिखित में से पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में उपस्थित है। फालधार दर्रा किन राज्यों को जोड़ता है? तो केरल एवं तमिलनाडु का। दोस्तों घबराइएगा नहीं, ऐसे ही हम सामान्य विज्ञान का रिवीजन जो है 1000 प्रश्नों के साथ महज 2 से 3 दिनों के अंदर करा देने वाले हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में नाथुला दर्रा है। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल दर्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन और रडार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? आयनमंडल। तापमान किसे कहते हैं? भूतल से करीब 1 मीटर ऊपर स्थित वायु की गर्मी को उस स्थान का तापमान के नाम से जानते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर 65 डिग्री सेल्सियस किस जगह हो जाता है? साइबेरिया स्थित बारखोयांस्क नामक स्थान पर जो है विश्व में सबसे सर्वाधिक तापांतर 65 डिग्री तक का पाया जाता है। आर्द्रता किसे कहते हैं? वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता के नाम से जानते हैं। किस वायु में सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है? सही आंसर है संतृप्त वायु इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि संघनन का तात्पर्य क्या है? तो जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को हम लोग संघनन के नाम से जानते हैं। ओसांक का मतलब क्या होता है? तो वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में पहुंच जाती है उसे ओसांक के नाम से जाना जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पाला या तुषार कब पड़ता है? तो जब ओसांक हिमांक के नीचे होता है तब इस स्थिति में जो है पाला या तुषार का निर्माण होता है। कोहरा का निर्माण कैसे होता है? तो वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूलकण, धुएं व रज एवं संघनित जल पिंड को कोहरा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 30वां नंबर क्वेश्चन है कि धुंध क्या है? हल्के फुल्के कोहरे को धुंध कहते हैं। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? धरती की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाले दबाव को ही वायुमंडलीय दाब के नाम से जानते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? सही आंसर है बैरोमीटर के माध्यम से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। वायु या पास्कल इकाई होती है। तो वायु जो है पास्कल किसकी इकाई है? तो बार यानी कि वायुमंडलीय इकाई जो होती है बार या पास्कल के नाम से जानी जाएगी। आगे बिंदु है 34 नंबर क्वेश्चन, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितनी होती है? याद रखेंगे 10, 13, 25 मिलीबार इसका सही आंसर है। समदाब रेखा किसे कहते हैं? समुद्र तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को समदाब के नाम से हम सभी जानेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, धरातल की तुलना में वायुदाब कहाँ अधिक होती है? तो धरातल की तुलना में वायुदाब जो है दोस्तों समुद्र तल में सबसे अधिक पाई जाती है। अगला बिंदु है, किसी भी स्थान पर वायुदाब कितनी बार घटाया या बढ़ाया जा सकता है? 2 बार। याद रखेंगे किसी भी स्थान पर वायु दाब कितनी बार घटाया या बढ़ाया जा सकता है? 2 बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, हवाओं के बहने की वजह क्या है? तो हवाओं के बहने का वजह जो है दाब प्रवणता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात को संकेत करता है? तूफानी मौसम को जो है ये संकेत करता है।
बैरोमीटर के पठन का पहले गिरना फिर धीरे धीरे करके बढ़ना क्या दर्शाता है? वर्षा की स्थिति बताएगा। चक्रवात का निर्माण दो भिन्न भिन्न तापमान वाली डैश से मिलने से होता है, तो वायु राशियों से। तो याद रखेंगे चक्रवात का निर्माण जो होती है दो भिन्न तापमान वाले वायु राशियों के मिलने से होती है। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि डैश चक्रवातों की शक्ति का तापमान किया जाता है। टी मापक जो होती है पर चक्रवातों की शक्ति का माप किया जाता है। टी मापक किसका नाम हो जाएगा? आगे देखेंगे टार्नेडो में स्थलीय हवाओं की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 325 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर हो जाएगा। हरिकेन्स में हवाओं की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो हरिकेन्स में हवाओं की गति 121 किलोमीटर होती है। अब जबकि वहीं पर टोरंटो में स्थलीय हवाओं की गति 325 किलोमीटर होती है। दोनों में अंतर जरूर समझते रहिएगा। हरिकेन डैश में उठने वाली तथा पश्चिमी द्वीप समूह में चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है। इसका सही आंसर है अटलांटिका महासागर में उठने वाली यह तूफान है। आगे है डैश में उठने वाली और चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी चक्रवात को निम्नलिखित में से टाइफून कहते हैं। यह जो है प्रशांत महासागर से उठती है। आगे बढ़ते चल टाइफून की गति कितनी किलोमीटर होती है? लगभग 160 किलोमीटर जो होती है वह प्रति घंटे के हिसाब से चलती है, टाइफून की गति होती है। सर्वप्रथम किसने तापक्रम के आधार पर जलवायु को बांटा था? यूनानियों ने जो है जलवायु को तापक्रम के आधार पर बांटा था। 49 के बाद 49वां नंबर क्वेश्चन है भूमध्य रेखीय जलवायु में औसत रूप से कितनी वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु में औसत रूप से 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। सदाबहार वन किस जलवायु में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। 51वां नंबर क्वेश्चन है कि सदाबहार वनों में मुख्य रूप से कौन से वृक्ष मिलते हैं? सही आंसर है चंदन, महोगनी, रबड़, एबोनी, सिनकोना। ये सभी जो है सदाबहार वनों के मुख्य वृक्षों के नाम है। 52 नंबर क्वेश्चन मानसूनी प्रदेश में वनस्पति किस प्रकृति की होती है? तो मानसूनी प्रदेश में जो है वनस्पति पतझड़ यानी कि साल और सागौन इसका राइट आंसर है। उष्णकटिबंधीय सवाल जलवायु की विशेषता क्या है? तो उष्णकटिबंधीय समाना जलवायु की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? बड़े बड़े घास के मैदान को जो इन दोनों को अफ्रीका में सवाना के नाम से जाना जाता है। बड़े बड़े घास के मैदान को ही सवाना कहते हैं। ये अफ्रीका में पाया जाता है मुख्य रूप से। समाना जलवायु में औसतन वर्षा कितनी होती है? 25 से 100 सेंटीमीटर। दक्षिणी गोलार्ध में मध्य अक्षांशीय रेगिस्तान का नाम क्या है? ये इसका रहेंगे पेटागोनिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बिंदु है भूमध्य सागरीय जलवायु महाद्वीपों में किस जगह पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी तटों पर। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न है कि भूमध्य सागरीय जलवायु महाद्वीपों में किस जगह पाई जाती है? पश्चिमी तटों पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? जाड़े में पछुआ पौने द्वारा होने वाली वर्षा को हम लोग जो है भूमध्य सागरीय जलवायु में होने वाली जो है वर्षा के नाम से जाने जाए। इसको हम लोग पछुआ पवन भी कहते हैं। अंगूर और नींबू प्रजातियों के फलों की प्रचुरता की जलवायु होती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है अंगूर और नींबू की प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती है। 59 नंबर क्वेश्चन है साल भर बारिश किस जलवायु में होती है? चीन सदृश जलवायु में जो है साल भर बारिश होती है। 60वां नंबर क्वेश्चन है किस जलवायु में शीतकाल में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो वह जलवायु कौन सा है जहाँ पर शीतकाल में सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होती है? सही आंसर है पश्चिम यूरोपियन सदृश जलवायु। आगे है 61 नंबर क्वेश्चन भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में उपस्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क, इसका सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है। 64 नंबर क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हिमिस, जो कि जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में उपस्थित है। अब ये लेह में ही उपस्थित है। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 3568 किलोमीटर क्षेत्र में जो है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। जारे में सैरेबियाई सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं? सही आंसर है केवला देवघाना पक्षी बिहार में जो है जाड़े में सैरेबियाई सारस दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है सरिस्का भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सरिस्का भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना जो है 1955 में हुआ था। कान्हा भारत, जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा वही देखेंगे, कान्हा भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। ये इंपॉर्टेंट है। कार्बेट भारत यानी कि बाघ अभयारण्य की स्थापना जो है 1957 में हुआ था। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान देखें, दुधवा भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना 1958 में हुआ था। जो इंपॉर्टेंट होगा उसी को देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुआ था? 1973 में। ये इंपॉर्टेंट है। बांदीपुर भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना 1973 में हुआ था।
मानस भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना 1973 में हुआ था। आगे बढ़ते चलते पलामू देख लीजिएगा, पलामू भारत के अभयारण्य की स्थापना भी 1973 में होती है। सुंदरबन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुंदरबन भारत में बाघ अभयारण्य की स्थापना जो है 1973 में हुआ था। इंपॉर्टेंट हम लोग देखते चलेंगे, जितना इंपॉर्टेंट होगा उसी को, ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको देखने की जरूरत नहीं, बिहार से संबंधित है। वाल्मीकि के बाघ अभयारण्य की स्थापना 1989 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन, जहाँ भी इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई देगा वहीं पर हम रोकेंगे आपको। आगे बढ़ते चलते अब आगे, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कुल कितने प्रतिशत जल है? 61%। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई वाली जगह कौन सी है? माउंट एवरेस्ट जो है पृथ्वी पर पाई जाने वाली अधिकतम ऊंचाई वाला जगह के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति का सुरवा वल्ब किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरखा वल्ब के नाम से जानते हैं। प्रकृति का सुरखा वल्ब किसे कहते हैं? ज्वालामुखी। बढ़ेंगे अपने अगले 100 क्वेश्चनों के साथ। दोस्तों अब तक कुल मिलाकर के 300 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अपने बढ़ते चलते हैं 300 के बाद 400वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कब और किसने लगाया था? तो हड़प्पा सभ्यता का पता जो है 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने लगाया था। याद रखेंगे दयाराम साहनी, 1921 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक और, हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? परिवार। हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आग से पकी हुई मिट्टी के हड़प्पा वासी क्या कहते थे? टेराकोटा के नाम से जानते थे। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान कहाँ मिला हुआ है? सिंधु घाटी जो स्थल है चुनहोद्रो से ये प्राप्त किया गया है। किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? शतरंज, इसका सही आंसर है। पासा के नाम से भी इसको जानते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं, हड़प्पा वासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? फाख्ता को। स्वास्थ्य किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता के लोगों की यह देन है। आगे बढ़ते चलते हैं, कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली हुई है? हड़प्पा से। आगे बिंदु पर ध्यान देंगे। आगे बिंदु कहता है दोस्तों, कपास को यूनानी क्या कहते थे? सिंडोन के नाम से जानते थे। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों की खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? तो खेत की जुताई के लिए हल का उपयोग जो है हड़प्पा सभ्यता में किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन है कि संधववासी मिठास के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते थे? शहद। हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? उसको वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों ने नगरों और घड़ों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाया था? ग्रिड पद्धति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बिंदु है कि हड़प्पा सभ्यता, ध्यान से देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? निकास प्रणाली। हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? सैंधवकालीन मुहरों से यह प्राप्त होती है। अगला बिंदु है कि चित्राक्षर लिपि को और किस नाम से पुकारा जाता है? इसको बेंड्रो फ्रेंड्स के लिपि के नाम से जानते हैं। आज़ादी सन 1947 के बाद भारत में सबसे अधिक कहाँ हड़प्पा कालीन युगों की स्थापना की खोज हुई थी? स्थलों की खोज गुजरात में किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वह कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय था? धौलावीरा, इसका राइट आंसर है। चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस स्थान संधव सभ्यता से प्राप्त की गई है? यह सैंधवपुर स्थल से प्राप्त किया गया है। तो चावल के उत्पादन की साक्ष्य जो है रंगपुर तथा लोथल से प्राप्त किया गया है। दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो को जो है कंटेंट को रिकॉर्ड्स करना पड़ता है आप लोगों के लिए। प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर विचार नहीं करे, आपका लगता है कि नहीं हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो नहीं भी कीजिएगा। आगे देख चलते हैं, किस सैंधव पूरा स्थल को फर्श से के निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? सही आंसर है कालीबंगा। उत्तर वैदिक काल की जानकारी का स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर वैदिक काल की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? चित्रित धूसर, मृदभांड तथा लोहा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन को किस 4 आश्रमों में बांटा गया है? तो मनुष्य के जीवन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास में बांटा गया है। नाटकों के मंचन को क्या कहता है? नाटकों के मंचन को सैलूस के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल का सबसे बड़ा और ज्यादा लौह पुंज कहाँ प्राप्त हुआ था? अतरंजी खेड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता है? धनवान व्यक्ति को ईवी के नाम से जाना गया उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में किन सिक्कों का जिक्र मिलता है? याद रखें, निष्क, शतमान तथा कष्णल का निर्माण प्राप्ति में किया जाता है। आगे बिंदु है कि मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बनाए गए बर्तन को क्या कहा जाता था? तो मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बनाए गए बर्तन को चित्रित धूसर मृदभांडे के नाम से जानते थे। 30 नंबर क्वेश्चन है कि 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख कहाँ मिला है? काठक में। किस उपनिषद
उपनिषद में उन को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्मा तैत्तिरीय उपनिषद में ऐसा वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि यजुर्वेद में हल को क्या नाम दिया गया? तो यजुर्वेद में हल को नाम सिर कहा गया। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता निम्नलिखित में से कौन से हैं? प्रजापति इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि शूद्रों के देवता के रूप में कौन प्रचलित है? पूषण सही आंसर है। राज्याभिषेक को किस वेद में लिखा है उल्लेख है? तो राज्याभिषेक के बारे में जो है अथर्ववेद में इसका उल्लेख किया गया है। अगला बिंदु है छोटे न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो छोटे न्यायालय को ग्राम्यवादिनी के नाम से जाना जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है उत्तर वैदिक यज्ञ कौन से थे? तो उत्तर वैदिक यज्ञ जो है निम्नलिखित में से राजसूय, वाजपेय और अश्वमेघ अग्निहोत्र के नाम से जाना जाएगा। आगे बिंदु है पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो पुनर्जागरण की शुरुआत जो है इटली के फ्लोरेंस नगर से मानी जाती है। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से किया था? सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा 17 मार्च 1498 ईस्वी में। किसने भारत और यूरोपीय के बीच में एक नए समुद्र मार्ग की खोज किया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा का सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? पश्चिमी तट पर, जिसको हम लोग कालीकट बंदरगाह के नाम से जानते हैं, जहां पर जमेरी ने उसका स्वागत किया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के कौन आया था? तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली वायसराय बनकर आया 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। आगे बिंदु है पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला बिंदु है कि पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आए थे? डच। अगर जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं सबसे पहले आप लोग मुझे बता दीजिएगा वास्को डी गामा जो है भारत कब आया था। यदि आप वीडियो को पूरा देखे हैं तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कमेंट कर दीजिए पुर्तगाल निवासी जो है वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, डेट के साथ लिखिएगा। पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा? कार्नेलियस हाउटमैन इसका नाम था। कार्नेलियन हाउटमैन जो है पहला डच यात्री था जो भारत में पहुंचा था। आगे बिंदु है डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कब और कहां लगाई थी? तो डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री जो है 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में लगाया था। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान में देखिएगा। किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखने शुरू किए थे? डचों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। आगे बिंदु है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था? इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने जो है प्राप्त किया था। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदार थे? तो 217 साझेदार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे या साझेदार के रूप में थे। अगला बिंदु है ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। आगे बिंदु है मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बिंदु है दोस्तों कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां खोली थी? सूरत में 1608 ईस्वी में। फोर्ट विलियम की स्थापना किसने किया था? तो फोर्ट विलियम की स्थापना फर्रुखसियर के द्वारा किया गया है। बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कब और कैसे कायम किया? 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध में उसने अपना वर्चस्व कायम किया था। 58 नंबर क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर नियंत्रण जो है 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध तथा 1765 में इलाहाबाद संधि के माध्यम से किया था। अगला बिंदु है कि कोलकाता शहर की नींव किसने रखी थी? तो कोलकाता शहर की नींव किसने रखा था? जॉर्ज चार्नक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहां बनी? सूरत में 1668 ईस्वी में बना हुआ था। इल्तुतमिश ने किस नाम से सिक्के चलाए थे? जीतलमटंका के नाम से। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? 1290 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन सुल्तान बनने के पहले जलालुद्दीन क्या था? तो सुल्तान बनने के पहले जलालुद्दीन जो बुलंदशहर का इफ्तादार था। नवीन मुसलमान किसे कहा गया? दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को नवीन मुसलमान के नाम से जाना जाता है। किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन क्या था? तो जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो अलाउद्दीन था वो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार उपस्थित था। 67 नंबर क्वेश्चन है सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? दैवी अधिकार का जो है चलाने का जो श्रेय है वो अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में जो है हुलिया रखने की प्रथा शुरू किया था। खिलजी वंश में घोड़े को दागने की पद्धति किसने शुरू किया था? तो खिलजी वंश में घोड़े को दागने की जो है
प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आगे बिंदु है भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना किया था? दीवान ए मुस्तखराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बिंदु है कि अलाउद्दीन का एक प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था? मलिक काफूर इसका सही आंसर है। अलाउद्दीन के दरबारी कवि निम्नलिखित में से कौन थे? अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन के दरबारी कवि के रूप में जाने जाते थे। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किन्हें जाता है? तो सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय जो है अमीर खुसरो को जाता है। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन किया गया है? मोहम्मद तुगलक के बारे में इसमें जो है वर्णन किया गया है। किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर सबसे पहले ध्यान दिया था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना किया था? तुगलकाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बिंदु है कि मोहम्मद बिन तुगलक और किस नाम से जानते हैं? तो जूना खां के नाम से। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देने की प्रारंभ किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है वह जो है योग्यता के आधार पर पदों को आवंटित करना शुरू किया था। आगे बढ़ते चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना नींव रखी थी? हरिहर एवं बुक्का ने। पांडिचेरी की स्थापना किसने और कब की? 1974 पांडिचेरी की स्थापना किसने और कब की थी? 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने जो है वह पांडिचेरी की स्थापना किया था। 82 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? 1761 ईस्वी में। भारत का फ्रांसीसी गवर्नर निम्नलिखित में से कौन था? तो भारत का फ्रांसीसी गवर्नर का नाम डुप्ले था। आगे बढ़ते चलते हैं। किस संधि के बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध विराम हुआ? पांडिचेरी की संधि के समय। निकोबार द्वीप समूह पर अपने अधिकार किसने अंग्रेजों को बेच दिया था? डेनिश कंपनी ने 1868 ईस्वी में जो अपना अधिकार अंग्रेजों को बेचकर यहाँ से चले गए थे। पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लली की स्थापना कोचीन में कब की थी? 1503 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के किस शासक को गोवा छीन लिया था? आदिल शाह यूसुफ से जो है उसने जो है गोवा छीन लिया था। 88 नंबर क्वेश्चन है कि भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक निम्नलिखित में से कौन था? जॉन मिल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मद्रास के संस्थापक कौन है? तो फ्रैंको मार्टिन जो है मद्रास के संस्थापक के नाम से जाना जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 22 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। 22 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध 22 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। किस बंगाल के नवाब को कर्नल क्लाइव का गीदर कहता था? किस बंगाल के नवाब को कर्नल जो है क्लाइव गीदर कहता, कर्नल क्लाइव गीदर कहा जाता था? मीर जाफर को। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव ने किया था। प्लासी के युद्ध में बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। अगला बिंदु है स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया था? सादतुल्ला खान ने स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किया था। 96 नंबर क्वेश्चन है जुझार सिंह की राजधानी थी। जुझार सिंह की राजधानी जो है वो दोस्तों याद रखेंगे ओरछा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 मैसूर शक्ति की आधारशिला किसने रखी थी? तो मैसूर शक्ति की आधारशिला जो है हैदर अली ने रखा था। भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री का स्थापित हुआ था? तो याद रखेंगे फिर से भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ था? सूरत में इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि कोचीन की जगह गोवा कब पुर्तगालियों की राजधानी बनाया गया था? तो कोचीन की जगह पुर्तगालियों द्वारा गोवा को राजधानी 1530 ईस्वी में बनाया गया था। भारत का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो भारत का पुर्तगाली गवर्नर का नाम अल्मीडा हो जाएगा। दोस्तों अब तक 400 क्वेश्चन हो गए हैं। बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब ये रहेगा 401वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि मांडा किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपर किस नदी पर उपस्थित है? सतलज नदी पर यह उपस्थित हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन उपस्थित है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थान पर घरों में कुआं के अवशेष मिले हुए हैं? मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो सिंधु जो सभ्यता है उसकी प्रमुख फसल जो है दोस्तों वह जो है आपका जौ और गेहूं था। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा की समकालीन जो सभ्यता रंगपुर है वह सौराष्ट्र में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते छठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने कराई थी? सर जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा किस देवता पर विश्वास करते थे? मातृशक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि ये 408वां नंबर क्वेश्चन होगा। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरे किससे बनी हुई थी? तो हड़प्पा की सभ्यता में मोहरे जो है सेल खड़ी से बनी हुई थी। किस स्थान में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
10वां नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? तो सिंधु पाकिस्तान में जो है वह मोहनजोदड़ो उपस्थित है। अद्वैतवाद की सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? शंकराचार्य के द्वारा यह प्रतिपादन किया गया था। 12वां नंबर क्वेश्चन है विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? रामानुज ने। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में जो है लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आगे बिंदु है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया बिहार में हुआ था। अगला बिंदु आपके सामने है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुआ? 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका मृत्यु हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ उत्तर प्रदेश में। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? प्रकाशवान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। याद रखेंगे जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथाएं। आगे बढ़ते चलते 22वां नंबर है जैन धर्म के अनुसार कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 हुए। रामायण किसके द्वारा रचित किया गया? वाल्मीकि के द्वारा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वैदिक किंदेगी कुंभा स्थान कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। चरक संहिता किसने संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। आगे बिंदु है 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो सही आंसर है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता जो है वह यजुर्वेद से चलती है। वैदिक युग की सभ्यता क्या कहलाती है? तो वैदिक युग की जो सभ्यता है वह मैत्री परिषद के नाम से जानी जाती है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? अथर्ववेद में जो है जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। अगला बिंदु है प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित किया गया है? तो प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी जो है पाणिनि के द्वारा रचित किया गया है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है? विश्वामित्र ने। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से होकर के भारत में आए थे। 31 नंबर क्वेश्चन है 431 महावीर की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? चंदना। सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश जो है सबसे प्राचीनतम राजवंश के नाम से जाना जाता है। मौर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य की समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य समाज की स्थापना हुआ था। आगे है कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। आगे बढ़ते चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के शासनकाल में विस्तार सबसे अधिक मदद किसने किया? चाणक्य ने। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र का तुलना। 39 नंबर क्वेश्चन किस शासक ने सिंहासन पर बैठने से पहले बड़े भाई की हत्या कर दी थी? अशोक ने ऐसा किया था। सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिससे उसने प्रभावित कर दिया था? करुवाकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शुल्ब सूत्र जो है ज्यामिति से संबंधित है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। आगे है 43 नंबर क्वेश्चन कि आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का सोम देवता को समर्पित है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? ऋग्वेद में। प्राचीन भारत में निंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्वर्ण आभूषणों को प्राचीन भारत में निंक के नाम से जाना जाता है। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? पतंजलि। उपनिषद किस पर आधारित है? दर्शन पर उपस्थित है। आगे है अगला क्वेश्चन है महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। आगे बढ़ते चलते हैं। बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? अश्वघोष ने। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि महाविभास शास्त्र की रचयिता कौन है? वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? अभिधम पिटक इसका सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है योगाचार्य विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेयनाथ। किसने कृष्ण को हेराक्लिज कहा था? तो सही आंसर है मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लिज के नाम से पुकारा था। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ? 570 ईस्वी में जो है मक्का में हुआ था। आगे देखेंगे मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा मनाया जाता है पर्व? सही आंसर होगा ईद ए मिलादुन नबी। फारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? जिंद अवेस्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? 986 ईस्वी में गजनी ने सुबुक्तिगीन ने। मुहम्मद गजनवी किसका पुत्र था? तो याद रखेंगे सुबुक्तिगीन का यह पुत्र था। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी गजनी का शासक किस वर्ष बना था? 998 ईस्वी में। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार उसने भारत पर आक्रमण किया था। आगे बढ़ते चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है 1001 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदूवासी शासक के शासनकाल में हुआ था? जयपाल। गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब किया था? 1006 ईस्वी में जो है ना गजनवी ने मुल्तान पर हमला किया था। 67 नंबर क्वेश्चन जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक निम्नलिखित में से कौन था? अब्दुल फतह दाऊद।
सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर उसने आक्रमण किया था। 69 नंबर क्वेश्चन, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मुल्तान को। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हरा दिया था? पृथ्वीराज चौहान को उसने हरा दिया था। तराइन के दूसरे युद्ध में जो है किसकी जीत हुई थी? मोहम्मद गौरी की। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ ले गया था? अफगानिस्तान जो है ले करके चला गया था। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा था? कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था? तो बख्तियार खिलजी ने। यह मोहम्मद गौरी का सेनापति था, उसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था। 76 नंबर, बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में खिलजी को मार दिया गया। महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित है? यमनी से यह संबंधित है। 78 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किससे हराया था? कनौज के गढ़वाल शासक जयचंद को। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? सही आंसर है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी जो था वह साइरस था। मोहम्मद गौरी की हत्या की थी खोखरों ने, याद रखिए, फिर से बताया गया है। आगे, संधवासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? शहद। ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? गाय के लिए। आगे है 83 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईस्वी पूर्व में। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? पुरस के साथ हुआ था। 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न है कि पाली ग्रंथों में गाँव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो भोजा कहा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। 87 नंबर क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो है ईरानियों के द्वारा किया गया था। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? धनानंद जो था वो मगध का मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन जो था वह धनानंद था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला इसका सही आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि किस सम्राट का नाम देवानंद है? सम्राट अशोक। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में जो है कलिंग का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं, प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे बढ़ते चलते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? उसको प्रपण के नाम से जाना जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक का अधिकार कौन था? तो अशोक का अधिकारी जो था कुणाल के नाम से जाना गया। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है चंद्रगुप्त मौर्य, यानी अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं कौटिल्य थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकालीन थे। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला। आगे देखते हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका इसका सही आंसर हो जाएगा। 100वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि 500वां नंबर क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो अशोक के शिलालेखों में जो है प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। बढ़ेंगे 500 के ऊपर क्वेश्चनों के साथ। तो दोस्तों आप हटिएगा नहीं, क्योंकि मैं हटने वाला नहीं हूँ। 500 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक, आधी दूरियां लगभग तय। आगे बढ़ते चलते हैं। 501वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था? जी और जॉर्ज ऑस्टिन ने कहा था। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित होता है? सही आंसर हो जाएगा, भारत में प्रजातंत्र जो है दोस्तों वह स्थापित होता है, जनता को सरकार चुनने व बदलने का अधिकार होता है। आगे बढ़ते चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 530वां, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड से। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित किया गया है? नीति निर्देशक तत्व। अब जो है संवैधानिक चीज़ें देखेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि हम पूरे इस मैराथन में कुछ छोड़ करके चले जाएं। आपके लिए A to Z हर एक कंटेंट आपका क्लियर करा कर जाऊंगा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत निम्नलिखित में से कौन से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935, इसे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा कानून के नाम से भी जानते हैं। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था की समानता रखती है? कनाडा इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान की समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो संविधान की समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला बिंदु है आपके सामने 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने कि भारतीय संविधान के में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? इंग्लैंड से। इसका सही आंसर ऑप्शंस तो नहीं है दोस्तों, वन लाइनर फर्स्ट A to Z क्वेश्चन चल रहा है। कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया? तो याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से। कानून के समक्ष संरक्षण जो है, यह जो है समक्ष समान संरक्षण शब्द अमेरिका से लिया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? तो याद रखें संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका से यह प्रभावित है। आगे बिंदु आपके सामने की विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? तो विधि के समक्ष समता जो है इंग्लैंड से ली गई है। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है मूल अधिकारों के प्रावधान लिए गए हैं भारतीय संविधान में। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान के केवल कितने भागों में बांटा गया है? 22 भागों में बांटा गया है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया है? 20वें भाग में। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो 9वें भाग में जो है संविधान के वह ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत जो है संविधान के 4थे नंबर भाग में है। संघीय कार्य प्रणाली की व्याख्या किस भाग में है? भाग नंबर 5 में यह उपस्थित है। आगे बिंदु आपके सामने 21 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पद अधिकारियों से और उनके वेतन भत्तों से यह संबंधित है। कौन सी अनुसूची 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो भारत की संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगले क्वेश्चन है कि दल बदल आधार पर निर्वाचित सदस्यों को अयोग्यता संबंध विवरण किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं अनुसूची में। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं है? तो संविधान की 6ठी अनुसूची जो है मणिपुर में यह उपस्थित नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित होती है प्रथम संशोधन द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद नंबर 63 इसका सही आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर संबंधित नहीं है। तो जम्मू कश्मीर से समवर्ती सूची संबंधित नहीं है, लेकिन अब इसमें भी कुछ बदलाव कर लिया गया है। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 विषय थे। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66 विषय इसमें उपस्थित हैं। आगे बिंदु है कि वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासनों के बारे में प्रावधान किया गया है? 6ठी अनुसूची में। आगे बढ़ते चलते हैं, इसका संबंध जो है मणिपुर से नहीं है, अभी तुरंत बताया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया? तो भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। आगे बिंदु है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास यह अधिकार उपस्थित है। 500 से अधिक विदेशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार पटेल का यह देन है। आगे बढ़ते चलते हैं, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 ईस्वी में। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? आंध्र प्रदेश जो है गठित किया गया था। उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 ईस्वी में। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को यह जो है अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से जुड़ी हुई होती है? हम भारत के लोग। संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया था? प्रस्तावना पर दिया था। आगे देखते चलते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1976 ईस्वी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले संशोधन किया गया था। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो है भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? अर्थात यह किसी निश्चित धर्म को समर्थन नहीं करेगा। आगे बिंदु आपके सामने है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द बढ़ाए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो शब्द है वह जोड़े गए हैं। आगे बिंदु है भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? यानी कि भारत में वंशानुगति शासन निम्नलिखित नहीं चलेगा। आगे बिंदु है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? तो जनता के पास यह उपस्थित है।
आगे चलते हैं। अगला बिंदु है 50वां नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? इसका नाम प्रजातंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप जो है संरचना में संघानात्मक के नाम से जाना जाएगा। भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान लिखित एवं विश्व का सबसे बड़ा व्यापक संविधान के नाम में जाना जाता है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली जो है वहाँ की संसदीय प्रणाली को भारत में अपनाई गई है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान के अभिभावक जो है सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ इसका सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 सूचियां हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय जनता से। लिखित संविधान का अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में, यानी कि फ्रांस में सबसे पहले लिखित संविधान उपस्थित कराया गया। आध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे बढ़ते चलते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त किया गया है? 6 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? भाग 3 में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? भाग नंबर 2 में नागरिकता का वर्णन दोस्तों मिलता है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग नंबर 4 क में जो है मूल कर्तव्यों के उल्लेख संविधान में उपस्थित है। आगे बढ़ते। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? वर्तमान में इसकी संख्या 474 पहुंच गई है, 444, लेकिन जो रियल में है 395 अनुच्छेद ही है अगर मूल संविधान में पूछा जाए तो। आगे है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ है? अनुच्छेद नंबर 1 यही से स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद नंबर 5 से 11 में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक। 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 19(1) या 19(a) या 19(क) में जो है भारतीय स्वतंत्रता प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 29 में जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला बिंदु है 17 नंबर कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद नंबर 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय भारत के नागरिकों की मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर के 51। अगला बिंदु है किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? अनुच्छेद नंबर 75 में। इससे एक और क्वेश्चन स्पष्ट हो जाता है कि मंत्री जो है वो भारत में जो केंद्रीय मंत्री होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। अर्थात लोकसभा जैसे ही भंग हो जाएगा उनकी मंत्रिपरिषद भी यानी कि उनके अपने मंत्री का पद भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद नंबर 76 के अंतर्गत की जाती है। अगला बिंदु है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद नंबर 108 के अंतर्गत इसको भंग कर देगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका जो है निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष लेता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 123 के तहत जो है भारतीय संविधान में अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है। 77 नंबर क्वेश्चन किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? अनुच्छेद नंबर 280 के तहत ये जारी करता है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद नंबर 300 क में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं। अनुच्छेद 356 और संपत्ति का अधिकार जो है दोस्तों विधिक अधिकार है, यह एक प्रकार की कानूनी अधिकार नहीं है। मतलब ये अपना मूल अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार विधिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से, यानी राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद नंबर 356 के तहत कार्य करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन की जो है निर्देश देता है? अनुच्छेद नंबर 40 के तहत। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की बैठक हुई थी। कब हुई थी ये पूछा गया है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं पर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछेंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन दोनों का संबंध बिहार से था।
आगे बढ़ते चलते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? A.N. राय इसका सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो भारत में संविधान सभा गठित करने का अधिकार कैबिनेट मिशन योजना 1946 है। आगे बढ़ते चलते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की? तो संविधान के गठन का मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। संविधान सभा में विदेशी रियासतों को कितने प्रतिनिधि थे? तो संविधान सभा में विदेशी रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या 70 थी। 89 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि B.R. अंबेडकर कहां के संविधान सभा से निर्वाचित हुए थे? बंगाल से। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? B.N. राव इसका सही आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को गठन हुआ था। अगला बिंदु है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार विमर्श किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। 95 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया? तो संविधान सभा में भारत के संविधान को 26 नवंबर 1946 को स्वीकृत किया गया था। संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। आगे बिंदु है 97 नंबर, संविधान में कितने अनुच्छेद है? 444 ऐसे बताया जा रहा है, ये आंकड़े पुराने हैं लेकिन मूल संविधान में 395। संविधान में कितने अध्याय? 22। भारतीय संविधान में अनुसूचियां 12। आगे बढ़ते चलते हैं। 100वां नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर जो है संविधान सभा का चुनाव हुआ था। अब तक 600 क्वेश्चन हो गए हैं और बाकी 400 क्वेश्चन। तो लीजिए दोस्तों, अब 600 के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? सही आंसर है मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों है? आयरन ऑक्साइड के कारण से मंगल ग्रह का रंग जो है लाल है। मंगल ग्रह में कितने उपग्रह हैं? 2, फोबोस और डिमोस इसका नाम है। किस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है? मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन जो होता है इस प्रकार से पाई गई है। आगे बिंदु है, सौरमंडल का सबसे पुराना ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस इसका, जो कि मंगल ग्रह पर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपियास इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बिंदु है कि प्रश्न कहता है कि निक्स ओलंपियास माउंट एवरेस्ट से कितने गुना ऊंचा है? 3 गुना। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ऊंचा बिंदु के रूप में जाना जाता है। शनि आकाश में किस रंग का दिखाई देता है? तो शनि आकाश में दिखाई देता है पीले तारे के समान। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है जो बुध के आकार के बराबर है? टाइटन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, अरुण की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल। किस ग्रह का सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूर्व की होता है? अरुण पर। ऑप्शन नंबर अगर मतलब ये इसका आंसर अरुण हो जाएगा। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को। किस ग्रह के चारों ओर 9 वलय है? अरुण के चारों तरफ जो है 9 वलय है या और लेटा हुआ ग्रह भी अरुण ग्रह को कहते हैं। अरुण ग्रह पर किस गैस की भरमार है? मीथेन का। अरुण की खोज कब और किसने किया था? 1846 ईस्वी में जहान गाले ने जो है अरुण की खोज किया था। आगे बिंदु है, हरे रंग का ग्रह किसे कहते हैं? वरुण ग्रह को। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी रहती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी रहती है। आगे बढ़ते चलते हैं। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है? पृथ्वी। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी जो है 5वें स्थान पर आती है। 20वां नंबर क्वेश्चन है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? शुक्र ग्रह के समान है। मीटर के पठन का लगातार बढ़ना किस मौसम का सूचक है? तो प्रति चक्रवात या साफ मौसम होने का। सेल्सियस थर्मामीटर यंत्र के आविष्कार किसने किया था? एंडर्स सेल्सियस ने सेल्सियस थर्मामीटर का आविष्कार किया था। केस आर्द्रता मापी यंत्र जो है यंत्र के आविष्कारक कौन थे? डी शॉशर इसका सही आंसर है। पृथ्वी के धरातल पर कितने वायुदाब कटिबंध है? 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल किस कटिबंध में पाए जाते हैं? तो उपोष्ण या उच्च दाब मरुस्थल में पाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि डैश वे बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है?
नेफोमीटर के द्वारा। आगे बिंदु है कम डैश की वजह से बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। तो कम घनत्व की वजह से बादल जो है वह वायुमंडल में तैरते रहते हैं। अगला बिंदु आपके सामने कपासी बादल का आकार समतल और शीर्ष डैश डैश होता है। सही उत्तर है इसका आकार और जो होता है गुंबदनुमा होता है। वर्षा को कैसे परिभाषित करेंगे? तो जलवाष्प, जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे वर्षा के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला बिंदु है कि वायु के ठंडा होने की विधियों के अनुसार वर्षा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो वायु के ठंडा होने की विधियों के अनुसार वर्षा 3 प्रकार की, वो होगी संवहनीय वर्षा, परिवर्तित वर्षा या चक्रवाती वर्षा। दोस्तों बीपीएससी के जो 5 ऑप्शंस वाले ये होते हैं क्वेश्चंस होते हैं उसके ई बुक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर उपस्थित है। दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप जा करके किसी भी सब्जेक्ट का जो है मंगा सकते हैं। दिए गए रेट्स को आप फाइनली कर लेंगे। किस जलवायु प्रदेश का नामकरण शंकुधारी वृक्षों के आधार पर किया गया है? टैगा प्रदेश। विश्व का शीत ध्रुव किसे कहा जाता है? तो विश्व का शीत ध्रुव जो है विश्व है बरखोयांश को कहा जाता है। बरखोयांश कहाँ उपस्थित है? तो बरखोयांश दोस्तों वो टैगा प्रदेश में उपस्थित है। किस जलवायु में सबसे अधिक वार्षिक रूपांतरण पाया जाता है? तो टुंड्रा जलवायु में सबसे अधिक वार्षिक रूपांतरण तपांतर पाया जाता है। लाइकेन और मास किस जलवायु में मिलते हैं? टुंड्रा में। पर्वतीय भागों में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उच्च भूमि जलवायु जो है पर्वतीय भागों में पाई जाती है। पवन क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाली वायु को पवन कहेंगे। अब पवनें हमेशा किस क्षेत्र में की ओर चलती है? उच्च दाब से निम्न दाब की वाले क्षेत्र में पवन हमेशा चलती है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी किस गति के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित होती है? एक बार फिर से, पृथ्वी की किस गति के कारण से पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित होती है? घूर्णन की वजह से। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी पवनें कितने प्रकार की हो सकती है? तो अस्थायी पवनें जो होती है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होंगी। वाणिज्य, पछुआ और ध्रुवीय जो पवनें होती हैं ये अस्थायी पवनों की अपनी प्रकार है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर प्रश्न है कि प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटा। ध्रुवों पर रात और दिन कितने समय होता है? तो 6 महीने का ध्रुव पर दिन और रात इतने समय का होता है। अगला प्रश्न है कि जब सूर्य पृथ्वी भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है तब उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में कौन सी ऋतु पाई जाती है? उसमें वसंत ऋतु पाई जाती है। अगला बिंदु है कि जब सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है तो उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में कौन सी ऋतु पाई जाती है? ग्रीष्म ऋतु। किस क्षुद्र ग्रह को खुली आंखों से देखा जा सकता है? फोरविस्टा जो है एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको हम लोग अपनी नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। अगला बिंदु है कि सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा था? उसका नाम सीरस था। धूमकेतु के पूंछ का निर्माण कैसे होता है? तो धूमकेतु के पूंछ का निर्माण जो होता है दोस्तों सूर्य के निकट पहुंचने पर धूमकेतु का ठोस मध्य भाग जल करके गैसों में को उत्पन्न करता है। धूमकेतु को कैसे और किस नाम से जाना जाता है? तो धूमकेतु को और पूछल तारा के नाम से जाना जाता है। आगे बिंदु अगर आप प्रश्न है धूमकेतु की खोज किसने की थी? तो धूमकेतु की खोज एडमंड हेयक ने किया था। अगला बिंदु है कि कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 साल के बाद दिखाई देता है? तो याद रखिए हेली धूमकेतु जो होता है प्रत्येक 76 सालों के अंतर पर दिखाई देता है। ड्वार्फ मंदाकिनी क्या है? तो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी का नाम जो है ड्वार्फ मंदाकिनी नाम होगा। अगला बिंदु है आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या नाम दिया गया है? देवयानी इसका सही आंसर है। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग स्वच्छ जल यानी मीठा जल का है? 2.5% जल जो है वो पृथ्वी पर मीठे जल के रूप में उपलब्ध है। महासागरीय जल को 2 महत्वपूर्ण गुण क्या होती है? तापमान और लवणता। जल मंडल का वह भाग जिसकी निश्चित सीमा न हो क्या कहलाती है? उसको हम लोग महासागर के नाम से जानते हैं। आगे बिंदु है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। आगे बिंदु है कि खाड़ी का क्या मतलब होता है? समुद्र का स्थल भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल क्षेत्र हो जाता है उसे खाड़ी कहते हैं। याद रखेंगे समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल क्षेत्र बन जाता है उसी को खाड़ी के नाम से जानते हैं। आगे है किस महासागर में वार्षिक तापांतर अधिक होता है? अटलांटिका महासागर में सबसे ज़्यादा वार्षिक तापांतर पाई जाती है। लवणता को कैसे व्यक्त किया जाता है? लवणता को प्रति 1000 में व्यक्त की जाती है। अगला बिंदु है 60 नंबर समुद्र जल की औसत लवणता कितनी होती है? 35 हज़ार होती है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में किस मानसून की वजह से वर्षा होती है? शीतकालीन मानसून की वजह से तटीय क्षेत्रों में जो है वर्षा होती है। आगे प्रश्न है कि स्थलीय समीर किसे कहते हैं? तो रात्रि में हवाएं स्थल से जल की ओर चलने लगती है, इस स्थलीय समीर के नाम से जानते हैं। लू पवन का प्रभाव क्षेत्र कहाँ है? तो उत्तरी भारत और पाकिस्तान के मैदानी में जो पाए जाने वाले भाग हैं उसमें लू पवन का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। जावा इंडोनेशिया में बहने वाली
कौन सी हवा तंबाकू की खेती को नुकसान पहुंचाती है? याद रखेंगे कोयम बैक इसका सही आंसर हो जाएगा। नॉर्वेस्टर हवा कहाँ बहती है? तो नॉर्वेस्टर हवा न्यूजीलैंड में बहती है। सांता आना पवन से किसकी पैदावार को नुकसान होता है? फल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला बिंदु है कि सांता आना पवन का प्रभाव क्षेत्र कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। भारत में बैसाखी नाम की गर्म हवाएं कहाँ बहती हैं? तो असम में जो होती है बैसाखी नाम की हवा बहती है। स्थल मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की संपूर्ण बाहरी परत जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित है उसको स्थल मंडल कहेंगे। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थित है? 29% पर। पृथ्वी के संपूर्ण भाग के लगभग 29% भाग पर ही स्थल है। ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? 80 से 90%। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। धरती के ऊपर पाए जाने वाले ज्वालामुखी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? इसको लावा कहते हैं। तो याद रखेंगे धरती के नीचे ज्वालामुखी को मैग्मा और धरती के ऊपर वाले को लावा के नाम से जानते हैं। अगला बिंदु है सिंडर किसे कहते हैं? हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर के छोटे टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे सिंडर के नाम से जानते हैं। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 की महामैराथन और संपूर्ण 1000 प्रश्नों का संग्रह। ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है? उदागर अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार की होगी। सक्रिय ज्वालामुखी और उसके बाद प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत या शांत ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी का अर्थ क्या है? ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से हमेशा धूल, धुआं, वाष्प, गैस, खराक इत्यादि निकलते रहते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस जगह पर है? अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप समूह है। प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ऐसे ज्वालामुखी जिसमें लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ लेकिन कभी भी ये सक्रिय हो सकते हैं उसके कहते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इंदिरा सागर झील जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील के नाम से जानी जाती है। गोविंद सागर झील कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। याद रखेंगे प्राकृतिक झील के रूप में जानी जाती है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? गरसोप्पा जलप्रपात या जोग जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात के नाम से जाना जाएगा। जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक राज्य में उपस्थित है। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात इसका नया नाम रखा गया है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ है? जोग जलप्रपात पर कर्नाटक में उपस्थित है। जोग जलप्रपात किस नदी पर उपस्थित है? श्रावती नदी पर। अगला है ककोलत जलप्रपात किस राज्य में है? बिहार में। और गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बिंदु चलते हैं कि भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की पवित्र नदी को गंगा कहते हैं। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जानते हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की दोनों की जो धाराएं होती है एक जगह जब आ जाती है तो उसको मेघना के नाम से जानते हैं। आगे बिंदु है कि भारत में कौन सी नदी सुंदर डेल्टा बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। सांगपो नदी किस राज्य से होकर के भारत में प्रवेश करती है? तो सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा है। आगे बढ़ते चलते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहेंगे? कोसी नदी को। कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। आगे बिंदु है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है? नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। आगे बिंदु है भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? गंगा इसका सही आंसर है। बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर कंटेंट के साथ। दोस्तों अगला बिंदु है कि हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? दयाराम साहनी इसका सही आंसर है। अगला बिंदु है सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में? राजस्थान में। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ था? 1921 ईस्वी का सही आंसर है। हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा इसका सही आंसर है। सिंधु सभ्यता के में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता की जो चित्र है वो अंकित किया गया है? सही आंसर है आद्य शिव का। आगे बढ़ते चलते हैं। मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से जाना जाता है मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाएगा। सैंधव स्थलों को उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक मूल्य मिला हुआ है? बैल इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल जो है भारत में स्थित है। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा की संस्कृति से चांदी के साक्ष्य मिले हुए हैं। किस शासक को उग्रसेन कहा जाता है? महापद्मनंद को। आगे बढ़ते चलते हैं। सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी का विलय मतलब जो है मगध साम्राज्य में किया था। आगे है अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का।
आगे बिंदु चलते चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है, यानी ये उम्मीद करते हैं कि 816 नंबर क्वेश्चन से, यानी कि 800 के ऊपर हम लोग क्वेश्चनों को देख रहे हैं। अजातशत्रु की हत्या किसने किया था? उदयन ने। अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? 429 ईस्वी में। आगे बढ़ते चलते हैं, धनानंद के बाद प्रशासन किसने प्राप्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे बिंदु है कि हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ है? वेद जो है हिंदू धर्म के आधार माने जाते हैं। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें कौन सी? रामायण, महाभारत और वेद पुराण। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाएगा। आगे बिंदु है कि मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन कहाँ मिलता है? इतिहास में। पुड़ापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार निम्नलिखित में से कौन सा? शिकार करना इसका मुख्य उदाहरण होगा। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? आग का आविष्कार जो है पुड़ापाषाण युग में हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? नवपाषाण युग में जो है पहिए का आविष्कार किया गया था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता की अपनी प्रचलित नाम है। सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सूरजकोटा में जो है घोड़े के अवशेष मिले हुए हैं। आगे सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने हुए थे? ईंटों से बने हुए थे। आगे बढ़ते चलते हैं, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल के सबसे आगे थे? कपास की फसल में। भारत में मुद्रा का प्रचलन 600 ईस्वी पूर्व में प्राप्त होती है। आगे है कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? शिशुनाग। 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? मगध इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बिंदु है कि किस शासक को श्रेणीय अर्थात नियमित स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? बिंबिसार। गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी किसान, इसका गृहपति का मतलब होता है। आगे है कि शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या के बाद वह अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया? अजातशत्रु इसका सही आंसर हो जाएगा। कि विश्व का प्रथम गणतंत्र, याद रखेंगे, विश्व का प्रथम गणतंत्र जिसके द्वारा कहां पर स्थापित किया गया था? लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में। महाजनपदों का उदय 6ठी शताब्दी में पाई जाती है। आगे बिंदु है कि किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है जो अंकुतर निकाय से थोड़ा सा अलग है? भगवती सूत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा हुआ? यूनानियों के द्वारा। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का प्रयोग उन लोगों ने किया था। आगे बढ़ते चलते, हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ताम्र युग की सभ्यता जो है वो किससे परिचित थे? तो तांबे से परिचित थे। धातु का प्रयोग किया गया था तांबे से, और किससे नहीं थे? तो लोहा से, याद रखिएगा। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान में। हड़प्पा के निवासी किस खेल से रुचि रखते थे? शतरंज से। हड़प्पा के किस नगर में सिंधु बाग उपस्थित है? मोहनजोदड़ो को। आगे बढ़ते चलते, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों की भाषा निम्नलिखित में से क्या थी? संस्कृत। और आगे बढ़ते चलते, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, कृषि। और आर्यों की सबसे पहले धातु कौन सी थी? तो आर्यों की सबसे पहली धातु जो थे वह दोस्तों क्या था? वह आपके पास लोहे की थी। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम में। महावीर स्वामी की मृत्यु जो है 527 ईस्वी पूर्व पवापुरी पटना में हो गया। ठीक है, नालंदा वाले जिला में ये उपस्थित है। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन थे? श्वेतांबर और दिगंबर। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था? धर्मपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में हुई है? पाली भाषा में। सांची किसके लिए विख्यात है? सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए। आगे है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जात्री किसका सही आंसर है। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सी है? नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन है। पुर्तगालियों ने मुंबई को अंग्रेजों को मुंबई दहेज के रूप में किस वर्ष दे दिया था? 1661 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। तो दोस्तों बस इतना ही सा क्वेश्चंस रख देते हैं, काफ़ी हो जाएगा। अब आसानी पूर्वक आप किसी भी सेट को लगाइएगा तो जीके का क्वेश्चंस तो आपको किसी हिसाब से फंसेगा नहीं। शुक्रिया, जय हिंद, इतना देर हमारे साथ जुड़ने के लिए।